अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड है। इसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल को देखेंगे और फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफ़ाइन करने के लिए हम ये फिगर जो है सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये एक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है और इस फील्ड में हम एक चार्ज Q को मूव कर रहे हैं। तो इस मूव करने के दौरान जो हमारे पास वर्क डन हो रहा है, उस वर्क डन को हम कैसे डिनोट करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि dW इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट dl। अब ये F क्या है? ये कूलम फोर्स है, कूलम फोर्स है और ये इक्वल है बाय कूलम्स लॉ, हमने देखा था QE की इक्वल है। dl हमारे पास एक छोटा पाथ सेगमेंट है, मतलब एक छोटे से पाथ के लिए जब हम किसी चार्ज को Q को मूव करवाते हैं तो हमारे पास उस चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन होता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है? माइनस एफ डॉट dl या माइनस QE। F की जगह हमने क्या लगा दिया? QE डॉट dl। ये माइनस साइन हमें क्या डिनोट करता है कि ये जो वर्क डन है ये किसी एक्सटर्नल एजेंट, ये मतलब किसी एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू हो रहा है और यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी जो है हो रहा है, एनर्जी गेन नहीं हो रही है बल्कि लॉस हो रहा है। तो नेगेटिव साइन हमें लॉस ऑफ एनर्जी शो कर रहा है। अब ये तो था हमारे पास जो छोटा सा सेगमेंट था, आप लोगों ने देखा फिगर में यहाँ पे ये वाला। इस सेगमेंट के लिए जो वर्क डन है वो हमने उस फार्मूले के थ्रू रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे ये जो dW है। अब जो हम पॉइंट A से B तक चार्ज को मूव करवाने में जो वर्क डन हो रहा है उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? ये जो हमारे पास छोटा सा सेगमेंट के लिए हमारे पास वर्क डन आ रहा था माइनस एफ डॉट dl, ये एक छोटे से dl के लिए था। अब कंप्लीट पाथ के लिए अगर हमने फाइंड करना हो तो हम इस छोटे वाले सेगमेंट का जो वर्क डन है इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग अगर फिगर में देखें तो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। इस पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या है? RA और इसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास RB है। हमने चार्ज को मूव करवाना है फ्रॉम A टू B, तो इसमें जो वर्क डन होगा हमने जो dl के लिए वर्क डन फाइंड किया था उसको हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो W इज इक्वल टू W फॉर वर्क डन माइनस Q मतलब जो चार्ज है, इंटेग्रल A टू B E डॉट dl। हमारे पास जो वर्क डन था वो हमारे पास था माइनस QE डॉट dl। माइनस Q बाहर आ गया इंटीग्रेशन से और ये E डॉट dl इंटेग्रल के अंदर रह गया। तो यहाँ पे वर्क डन हमारे पास क्या होगा? इंटेग्रल फ्रॉम A टू B E डॉट dl और माइनस Q साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब Q को अगर हम दूसरी साइड पे ले जाए तो यहाँ पे ये डिवीजन में आ जाएगा। W बाई Q इज इक्वल टू माइनस A टू B E डॉट dl, ये इंटेग्रल है। इस चीज़ को जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे है इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं VAB से, क्योंकि हमारे पास दो पॉइंट्स के दरमियान चार्ज तभी मूव करता है जब उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद हो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो हमारे पास जो चार्ज Q है वो पॉइंट A से पॉइंट B तक मूव नहीं करेगा।
तो ये जो W/Q रेशो है इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं और इसको VAB से डिनोट करते हैं। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में इस इक्वेशन को लिखना चाहे तो हमारे पास W/Q जो है वो रिप्लेस हो जाएगा VAB से। तो VAB इज इक्वल टू माइनस इंटेग्रल फ्रॉम A to B E.dl। तो ये हमारे पास था एक चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क डन था और उससे हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया। अब इसमें जो अहम पॉइंट्स है वो ये है कि इन डिटरमाइनिंग VAB, A इज़ द इनिशियल पॉइंट और B जो है वो फाइनल पॉइंट है। हम A से मूव कर रहे हैं चार्ज B की तरफ, तो A हमारा इनिशियल पॉइंट है और B हमारे पास क्या है, फाइनल पॉइंट है। अगर हम चार्ज को मूव कराएं फ्रॉम B to A तो हमारे पास इनिशियल पॉइंट होगा B और इंटीग्रेशन में लिमिट्स हमारे पास क्या हो जाएंगी, फ्रॉम B to A हम इंटीग्रल लेंगे इसका। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि अगर VAB हमारे पास नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि जो Q चार्ज को हम A से B तक मूव करा रहे हैं उसमें एनर्जी लॉस आ रहा है। इसका अल्टरनेट मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो वर्क डन है वो फील्ड खुद कर रहा है और एनर्जी हमारे पास लॉस हो रही है। अगर VAB का साइन पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि जो वर्क डन है वो किसी एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू हो रहा है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है और उस फोर्स की रिज़ल्ट में हमारे पास जो चार्ज है वो पॉइंट A से पॉइंट B तक मूव हो रहा है और उसके रिज़ल्ट में वर्क डन आ रहा है। तो ये गेन ऑफ एनर्जी है क्योंकि हम जो फील्ड है उसको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B जिसको हम VAB से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास जो पाथ ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज है वो उस पे डिपेंड नहीं करता। मतलब पाथ हमारे पास जैसे भी हो उसकी वैल्यू का उसके साथ हमारे पास कोई रिलेशन नहीं बनता। हमारे पास जो वर्क डन या जो वोल्टेज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होती है। तो VAB इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन। जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि VAB को हम जॉल्स पर कूलम में मेजर करते हैं। आप लोगों को इक्वेशन में नज़र आ रहा है कि ये जो VAB है वो हमारे पास है W/Q। वर्क डन या एनर्जी का जो यूनिट होता है वो हमारे पास जॉल में होता है, तो ये जॉल डिवाइडेड बाय कूलम, तो जॉल्स पर कूलम बन रहा है। इस जॉल पर कूलम को हम सिंपली वोल्ट से डिनोट करते हैं, तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है वो वोल्ट हो गया। अब हम ये देखते हैं कि एक पॉइंट चार्ज को अगर हम किसी फील्ड में जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है उसमें हम उसको पॉइंट A से B तक मूव कराते हैं तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम किस तरह मेजर करते हैं। तो आप लोग को फिगर में नज़र आ रहा है कि जो पॉइंट A है उसका ओरिजिन के साथ जो वेक्टर बन रहा है वो है RA और जो पॉइंट B है उसका ओरिजिन के साथ जो वेक्टर बन रहा है वो RB है। तो सबसे पहले हम E की इक्वेशन देख लेते हैं। E हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर AR, ये इसका यूनिट वेक्टर है। इसको हमने कूलम्स लॉ में भी देखा था, क्योंकि हमारे पास जो E है वो F डिवाइडेड बाय Q होती है, तो जो कूलम फोर्स है उसको हम चार्ज से डिवाइड करें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन आती है। अब अगर इस केस में हम वर्क डन या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना चाहें तो VAB हमारे पास है माइनस इंटीग्रल ऑफ A से B तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो RA से RB तक हमने इसका इंटीग्रल ले लिया इस E.dl का,
हमारे पास जो DL है वो हमारे पास क्या बन रहा है, DRAR। तो E डॉट DL हमने यहाँ पे इक्वेशन लिख लिया। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, dr के रिस्पेक्ट से है, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये जो r स्क्वायर है ये 1/r बन जाएगा। फिर जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो 1/rb माइनस 1/ra, ये हमारे पास VAB की एक इक्वेशन आ गई। अब बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो हमारे पास जो VAB होता है वो VB माइनस VA होता है। मतलब जो पॉइंट B का पोटेंशियल है उससे हम पॉइंट A का पोटेंशियल जो है वो माइनस कर ले तो हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। तो अगर हम इस इक्वेशन को, ये जो ऊपर वाले में हमारे पास इक्वेशन आई है इंटीग्रेशन के बाद, इस इक्वेशन को कंपेयर कर ले इस इक्वेशन के साथ, क्योंकि इसका लेफ़्ट हैंड साइड भी VAB है और इसका लेफ़्ट हैंड साइड भी VAB है। तो इसका लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो हमारे पास जो Q डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू RB, इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो दो टर्म्स आएंगी। एक होगा Q डिवाइडेड बाय 4πε0 RB और माइनस Q डिवाइडेड बाय 4πε0 RA। तो ये जो RB वाला टर्म आएगा वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, VB का, और ये जो RA वाला होगा वो हमारे पास किसकी चीज़ के इक्वल होगा, VA का। तो हमारे पास जो वोल्टेज का रिलेशन, जनरल रिलेशन बन रहा है, इधर चूँकि VB है तो यहाँ पे RB है, इधर VA है तो यहाँ पे RA है। अगर हम इसको जनरल लिखना चाहें तो अगर V लिखना चाहें तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय 4πε0 R हो जाएगा। तो हमारे पास जो पोटेंशियल की डेफिनीशन बनती है, ये अब जो V है ये सिर्फ पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और जो VEB है, VAB, ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल हमारे पास क्या है, द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द दैट पॉइंट एंड अ चोजन पॉइंट एट विच द पोटेंशियल इज ज़ीरो। पोटेंशियल को हम हमेशा किसी रेफरेंस पॉइंट से देखते हैं और उस रेफरेंस पॉइंट को हम ज़ीरो पोटेंशियल पे कंसिडर करते हैं। तो हमारे पास जो पोटेंशियल बाय डेफिनीशन है वो क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है उस पॉइंट का जिस पॉइंट पे हम पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं, और दूसरा कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट है जिस पे हम ज़ीरो पोटेंशियल कंसिडर कर रहे हैं। तो ज़ीरो पोटेंशियल वाले पॉइंट का उस पॉइंट के साथ पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो उस पॉइंट का और जो पॉइंट हम ज़ीरो पोटेंशियल पे ले रहे हैं, इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी टू R E डॉट DL। अब अगर दोनों साइड पे हम डेरिवेटिव ले ले तो इधर इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, E, और यहाँ पे जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो क्या आ जाएगा, डेल ऑपरेटर आ जाएगा। डेल ऑपरेटर हमारे पास क्या है, जो वेक्टर को हम डेरिवेट करते हैं उसके लिए डेल ऑपरेटर यूज़ होता है। पार्शियल डेरिवेटिव है, 3 डायमेंशनल डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे हम 3 डायमेंशनल डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, दोनों साइड्स पे डेल ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। तो डेल ऑपरेटर इस साइड पे इस इंटेग्रल को कैंसिल कर देगा, यहाँ पे E रह जाएगा जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है, और दूसरी साइड पे माइनस डेल V, ये माइनस साइन इस साइड पे आ जाएगा, माइनस डेल V बन जाएगा। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, उन दोनों के दरमियान जो रिलेशन बन रहा है वो क्या है, E इज़ इक्वल टू माइनस डेल V। पिछले केस में जो हमने देखा वो था पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल एक पॉइंट का जो R पे लाई कर रहा था, मतलब जो जिसका पोजीशन वेक्टर R बन रहा था, और दूसरा पॉइंट हमारे पास था ओरिजिन। अब अगर हम
एक पॉइंट चार्ज लें जो कि आर पे लाई कर रहा है और दूसरा पॉइंट हमारे पास ओरिजिन ना हो बल्कि कोई दूसरा पोजीशन वेक्टर आर प्राइम हो, तो उसके लिए हमारे पास जो V ऑफ आर या पोटेंशियल की जो इक्वेशन आएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वो क्या होगी? V ऑफ आर इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस आर प्राइम का मैग्नीट्यूड। इसको अगर हम पिछले इक्वेशन से रिलेट करें तो यहाँ पे चूँकि हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट था वो ओरिजिन था, तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 0 होते हैं, तो इस वजह से हमारे पास इधर जो सब्ट्रैक्शन में कोई भी यहाँ पे वेक्टर नहीं आ रहा। अब हमारे पास इस केस में एक r है और दूसरा हमारे पास पोजीशन वेक्टर r प्राइम है, तो इन दोनों का डिफरेंस हम लेंगे, इन दोनों पॉइंट्स का, और या इन दोनों पोटेंशियल डिफरेंसेस पोजीशन वेक्टर्स का, और उनका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मतलब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान हम वेक्टर या डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो वो हमारे पास क्या होगा, उस पॉइंट r पे या पोजीशन वेक्टर r पे हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल आएगी। तो ये एक पॉइंट चार्ज के लिए है। अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज जो है वो r पे है और जो दूसरा है वो हमारे पास क्या है, r प्राइम पे है, मतलब दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, r प्राइम है, पोजीशन वेक्टर उसका r प्राइम है। तो एक पॉइंट चार्ज के लिए हमारे पास ये इक्वेशन आ गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। n पॉइंट चार्जेस के लिए हमारे पास क्या होंगे, हर चार्ज के लिए अलग-अलग हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे और फिर इन सब को सम अप करेंगे, जिस तरह यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो Q1 है वो R का R1 के रिस्पेक्ट से है, Q2 R का R2 के रिस्पेक्ट से है, और Qn का हमारे पास R माइनस Rn है। तो इन सब को हम सम अप करेंगे तो इसका क्लोज्ड फॉर्म हम लिखते हैं। यहाँ पे ये समेशन के फॉर्म में आ रहा है, k इज़ इक्वल टू 1 अप टू n Qk डिवाइडेड बाय R माइनस Rk। तो इसका समेशन वाला फॉर्म आ गया। और ये हमारे पास क्या है, जो डिस्क्रीट पॉइंट चार्जेस होते हैं उन n पॉइंट चार्जेस के लिए हमारे पास जो कंबाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ रहा है वो हमारे पास ये आ रहा है। अब अगर हम कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए V ऑफ R की इक्वेशन को देखना चाहें तो हमारे पास ये जो समेशन है, जो डिस्क्रीट में समेशन आ रहा है, ये कंटिन्यूस में इंटेग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा और इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगी, उस पाथ के अलॉन्ग होगी। ये जो L है ये हमारे पास लाइन वाले पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमारे पास लाइन चार्ज गिवन हो, मतलब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो वो लाइन के फॉर्म में हो, हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। यहाँ पे पॉइंट चार्ज है डिस्क्रीट में, तो कंटिन्यूस में चार्ज डेंसिटी आ गई। इस लाइन की जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उसकी चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय हमारे पास होगा R माइनस R प्राइम। इसी तरह सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए हमारे पास ये ds हो जाएगा, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी और R माइनस R प्राइम। इसी तरह वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए जो वॉल्यूम चार्ज हमें गिवन हो तो हम उसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय R माइनस R प्राइम और उसको उसी वॉल्यूम पे इंटीग्रेट करेंगे। अब हम डिस्क्रीट पॉइंट चार्जेस के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल में 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ -4 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम are located at point this and point this respectively. Find the potential at 101 assuming zero potential at infinity. हमें 2 चार्जेस गिवन है, एक है इस पॉइंट पे और उसकी वैल्यू है हमारे पास -4 माइक्रोकूलम,
दूसरा पॉइंट चार्ज जो है वो हमारे पास क्या है 5 माइक्रोकूलम का है और वो इस पॉइंट पे पड़ा हुआ है और हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करने को कहा है इस पॉइंट पे। तो जिस तरह पिछले स्लाइड में हमने फार्मूले देखे, पहले हम Q1 के रिस्पेक्ट से चार्ज निकालेंगे, मतलब R माइनस R1 करके, और फिर हम Q2 के रिस्पेक्ट से निकालेंगे, उसके लिए वेक्टर हम लेंगे R माइनस R2। तो फार्मूला हमारे पास है V ऑफ R इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस R1, इसका मैग्नीट्यूड, प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस R2 प्लस C नॉट। ये जो C नॉट है ये असल में क्या है, अगर हमारे पास V ऑफ इन्फिनिटी ज़ीरो है तो C नॉट की वैल्यू भी ज़ीरो होगी। जिस तरह हमारे पास एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, इस तरह डिस्क्रीट में भी ये एक कांस्टेंट है। तो इसका डिपेंड होता है कि ये V ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू क्या है। तो V ऑफ इन्फिनिटी ज़ीरो है तो इसका मतलब है C नॉट भी ज़ीरो है। तो हम R माइनस R1 कैलकुलेट करते हैं, जो हमारे पास R है उससे हम R1 पॉइंट को माइनस करेंगे, तो 101 से हम माइनस करेंगे 2 माइनस 1 3, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी। इसका मैग्नीट्यूड हम किस तरह फाइंड करेंगे, -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर होल अंडर द रूट। तो इन सब को अगर हम सम अप कर दें इनके स्क्वायर्स को, तो ये 4 आ जाएगा, ये 1 और ये 1, तो ये अंडर रूट 6 आ गया। इसी तरह R माइनस R2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, अंडर रूट 26। तो ये जो R माइनस R1 है और R माइनस R2 ये हमने वैल्यू निकाली। बाकी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है Q2 और Q1 की, तो वो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे इन इक्वेशंस में, R माइनस R1 की, R माइनस R2 की और Q1 Q2 की। और ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये सारे कांस्टेंट हैं, उनकी वैल्यूज़ हम पुट करके हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, -5.872 किलो वोल्ट। तो ये हमारे पास जो 0.101 है उस पे इन दोनों चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन रहा है उसकी वैल्यू हमारे पास ये आ रही है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरफ। तो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 point charges of equal magnitude but opposite signs are separated by a small distance। इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं कि 2 पॉइंट चार्जेस जो इक्वल मैग्नीट्यूड के हों लेकिन उनका जो चार्ज हो वो अपोजिट साइन वाला हो, मतलब एक पे पॉजिटिव हो तो दूसरे पे नेगेटिव हो, और वो दोनों एक स्मॉल डिस्टेंस से एक दूसरे से पड़े हो। तो इस तरह के पेयर ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इस फिगर में एक डाइपोल हमें दिया गया है जिसमें -q जो है वो इस पॉइंट पे पड़ा है, जिसका p पॉइंट के साथ पोजीशन वेक्टर r2 बन रहा है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो r1 पोजीशन वेक्टर पे इधर पड़ा है। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस d है, यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है। तो अगर हम पॉइंट P जो जिसके हमारे पास क्या है कोऑर्डिनेट्स हैं r थीटा फाई, इस पे हम पोटेंशियल फाइंड करना चाहें तो हमारे पास क्या होगा, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 ओवर r1 माइनस 1 ओवर r2। तो यहाँ पे हमारे पास अगर इसका हम LCM ले ले तो हमारे पास क्या आएगा, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाय r1 r2। अब यहाँ पे कुछ एजम्पशन है कि अगर लेट सपोज हमारे पास जो R वो मच ग्रेटर देन D है, मतलब D से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हमारे पास ये जो R2 माइनस R1 है ये किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, इस डिस्टेंस D के, जो हमारे पास इक्वल है D कॉज ऑफ थीटा के। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सॉल्व कर लें जो R हमारे पास बना रहा है,
यहाँ पे ये r बना रहा है, r1, और यहाँ पे ये जो है ये d/2 है और एक ये d/2 है। तो ये एक पोर्शन जो है ये हमारे पास क्या आ गया, d/2 cos ऑफ थीटा, और ये पोर्शन हमारे पास आ गया d/2 cos ऑफ थीटा। इन दोनों को अगर हम सम अप कर दें, क्योंकि हमारे पास ये जो है टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड करनी है, तो वो आ जाएगा d cos ऑफ थीटा। तो हमारे पास r2 माइनस r1 आ जाएगा d cos ऑफ थीटा, और जो r1 r2 है वो क्या हो जाएंगे, r स्क्वायर हो जाएंगे, क्योंकि r इज इक्वल टू r1 इज इक्वल टू r2। जो r1 और r2 है वो दोनों तकरीबन इक्वल होंगे अगर हमारे पास ये जो r है, जो पॉइंट P और ओरिजिन के दरमियान डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज हो एज़ कम्पेयर टू D। तो ये दोनों r तकरीबन इक्वल होंगे, r1 r2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r1 r2 इक्वल हो जाएगा r स्क्वायर के। तो हमारे पास जो v की इक्वेशन आएगी, इसमें अगर हम वैल्यूज पुट कर दें, r2 माइनस r1 हमारे पास है d cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब हमारे पास जो d cos ऑफ थीटा है वो d/r के इक्वल है, मतलब यहाँ पे इसका यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या बन रहा है, r की डायरेक्शन में है। और r क्या होता है, लेट्स सपोज ये जो पॉइंट है ये एक स्फेयर पे है, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में जो ओरिजिन से स्फेयर के सरफेस तक जो रेडियस होता है वो हमारे पास क्या होता है, r। तो इसका यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या बन रहा है, ar। अब यहाँ पे d क्या है, d हमारे पास ये डिस्टेंस है और ये z की डायरेक्शन में है, तो daz। यहाँ पे अगर हम एक p वेरिएबल हमारे पास हम डिफाइन कर दें और इस p को हम डाइपोल मोमेंट कह दें, तो डाइपोल मोमेंट हमारे पास किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, qd के। तो ये सारा टर्म जो है ये q और d ये इक्वल हो जाएगा p के। तो v इज इक्वल टू p ar डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया वोल्टेज, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो अगर हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट है उसका जो सेंटर बन रहा है वो ओरिजिन पे लाई कर रहा हो, तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है। अब नेक्स्ट केस में हम इसको फाइंड करेंगे, अगर हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट है उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे ना हो बल्कि किसी और पोजीशन वेक्टर और प्राइम पे हो, तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे जो ar यूनिट वेक्टर है उसको हम रिप्लेस कर देंगे r माइनस r प्राइम डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे r माइनस r प्राइम एक पहले से था और मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करते हैं, r माइनस r प्राइम स्क्वायर एक पहले था और एक इसका जो मैग्नीट्यूड था इस यूनिट वेक्टर की डिवीजन से आ गया, तो यहाँ पे r माइनस r प्राइम क्यूब बन जाएगा। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस डाइपोल की वजह से हमारे पास बन रहा है, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास अब इसका पोटेंशियल आ गया, तो अब पोटेंशियल से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। सिंपली इस पे हम डेल ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। डेल ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में इसका रिलेशन ये आ रहा है, E इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब इंटू 2 cos ऑफ थीटा ar प्लस साइन ऑफ थीटा a थीटा। ये कहाँ से आया है, ये हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव ar का लेंगे 1 ओवर r पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a थीटा, और इस v वाले इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इस v वाले इक्वेशन को। इसमें ये जो p है ये डाइपोल मोमेंट है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस की तरफ।
An electric flux line is an imaginary path or line drawn in such a way that its direction at any point is the direction of electric field at that point. इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन हमारे पास क्या होती है? दरअसल ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो हम ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। किसी भी पॉइंट पे इन लाइंस की जो डायरेक्शन होती है ये वही होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। Any surface on which the potential is the same throughout is known as an equipotential surface। अब अगर हम एक सरफेस लें और हमारे पास जो पोटेंशियल हो उस सरफेस पे हर एक पॉइंट पे सेम हो तो उसको हम equipotential surface कहते हैं। The intersection of an equipotential surface and a plane results in a path or line known as equipotential line। अब अगर हम एक इक्विपोटेंशियल सरफेस और एक दूसरे प्लेन का इंटरसेक्शन लें तो उससे जो हमारे पास पाथ बनेगा या लाइंस बनेंगी उसको हम इक्विपोटेंशियल लाइंस कहेंगे। अब हमारे पास जो इक्विपोटेंशियल लाइन होता है या इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है उसमें वर्क डन किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वर्क डन होता है वो ज़ीरो होता है, क्योंकि हमारे पास सेम पोटेंशियल पे अगर दो पॉइंट्स हो तो उनके दरमियान मूवमेंट ऑफ चार्ज ज़ीरो होती है, उसमें चार्ज मूव नहीं करते, करंट कोई फ्लो नहीं करता, तो इस वजह से यहाँ पे वर्क डन ज़ीरो है तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़ीरो हो गया। और यहाँ पे ये जो इंटीग्रल E.dl है जो कि वर्क डन या पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन है वो हमारे पास क्या आ गया? ज़ीरो हो गई। हमारे पास जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस उसके बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, मतलब उसके परपेंडिकुलर होती हैं। यहाँ पे इस डायग्राम में आप लोगों को दिखाया गया है ये जो सर्कुलर सरफेस आपको लोगों को नज़र आ रहा है जो डॉटेड लाइन से सर्कल्स ड्रॉ किए हुए हैं ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये पूरा जो प्लेन है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस को हम देखें तो इस पॉइंट पे भी ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है इस सर्कल को या इस सर्कल को या इस, तो सारे जो हमारे पास सरफेस है उसको ये लाइंस हर पॉइंट पे नॉर्मल बन रही है या परपेंडिकुलर बन रही है। इसमें भी अगर हम देखें ये इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस गिवन है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में भी हमारे पास क्या है ये हर पॉइंट पे इस सरफेस के परपेंडिकुलर बन रही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस जो हमारे पास है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होती हैं। अब यहाँ पे डायपोल से रिलेटेड हमें एक एग्जांपल गिवन है। इसमें कहा गया है कि टू डायपोल्स विद डायपोल मोमेंट जो P की वैल्यू है वो हमें गिवन है -5 AZ नैनो कूलम पर मीटर एंड 9 AZ नैनो कूलम पर मीटर। ये P1 P2 की वैल्यू हमें गिवन है। आर लोकेटेड एट पॉइंट्स दिस एंड दिस, पॉइंट्स भी हमें गिवन है जो इलेक्ट्रिक डायपोल के दोनों चार्जेस हैं जिसकी वजह से P1 और P2 बन रहा है वो हमें गिवन है, पॉइंट्स भी गिवन है और P की वैल्यू भी गिवन है। फाइंड द पोटेंशियल एट द ओरिजिन। अब ओरिजिन पे हमने पोटेंशियल फाइंड करनी है तो सिंपली वो ओरिजिन वाला फार्मूला जो पिछली स्लाइड में हमने देखा वो हम यूज़ करेंगे। तो वो फार्मूला समेशन की फॉर्म में है और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P1 R1 डिवाइडेड बाय R1 क्यूब प्लस P2 R2 डिवाइडेड बाय R2 क्यूब। तो इनमें जस्ट हम वैल्यूज़ पुट करेंगे P1 R1 P2 R2 की वैल्यूज़ पुट करेंगे और हम वैल्यूज़ यहाँ पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो R1 हमारे पास क्या है, हम चूँकि ओरिजिन पे इसके पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं तो ओरिजिन से हम R1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट 1 को हम ओरिजिन से माइनस करेंगे तो हमारे पास 2AZ आ गया। R1 की जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास 2 आ रहा है।
इसी तरह R2 हमारे पास -3 AZ आ गया, तो इसका मैग्नीट्यूड 3 आ गया। दोनों AZ की डायरेक्शन में है और हमारे पास P1 P2 भी AZ की डायरेक्शन में है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे P1 R1 दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो -5 मल्टीप्लाई होगा किसकी चीज़ के साथ, 2 के साथ, तो यहाँ पे -10 आ गया। यहाँ पे P2 की वैल्यू हमारे पास 9 है और यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है -3, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो -27 आएगा। और नीचे इन दोनों का जो मॉड है या मैग्नीट्यूड है उनका क्यूब हमने लिख लिया। तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वो V = -20.25 V आ रही है।